तो देखो चैप्टर फर्स्ट बीएससी सेकंड ईयर पेपर सेकंड, तो पेपर सेकंड में ये है वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम। तो चैप्टर फर्स्ट में तो वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है नंबर 1 पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं जिसको आप इंटीजर नंबर भी जानते हो, इंटीजर नंबर से इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से अथवा आई से, ठीक है। और शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय, जैसे यह क्या लिखा है, 0 लिखा है, +-1, +-2, +-3, +-4, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। दूसरा आता है क्या? पूर्णांक संख्याओं के बाद प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जो काउंटेबल नंबर है, गिनती वाली संख्या है जिसको आप जानते हो, n = ये 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, गिनती में जिसका उपयोग करते हैं। तीसरा आता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं इसको W से डिनोट करते हैं। अप्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को और मिला दो, तो 0, 1, 2, 3, ये सब क्या हैं? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद क्या आता है? पूर्ण संख्या के बाद परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q का मान शून्य ना हो। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें और P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q का मान शून्य के बराबर ना हो, क्या कहलाता है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें और P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q का मान शून्य ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या लिखेंगे? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, लिखी जा सकें और P व Q, जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक हों, पूर्णांक हों तथा Q का मान शून्य न हो, HCF ऑफ PQ = 1 हो, HCF ऑफ PQ = क्या हो? 1। P और Q का HCF निकालें तो क्या आए? जैसे 3 और 5, 3 और 5 क्या है? को प्राइम है, क्योंकि 3 और 5 का HCM क्या होगा? 3 और 5, तो 3 और 5 का CM 1 होगा। क्यों? क्योंकि 3 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा? 1 × 3 और 5 का गुणनखंड करोगे तो 1 × 5। तो दोनों में कौन शामिल है? 1 ना। तो HCF ऑफ 3, 5 = केवल 1। तो P और Q का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, अर्थात P और Q का महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महत्तम समापवर्तक। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो P और Q का यदि P और Q का HCF 1 आता है तो P और Q को हम परस्पर अभाज्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परस्पर अभाज्य या को-प्राइम नंबर, इंग्लिश में परस्पर अभाज्य। जैसे यहाँ पे 3 और 5 क्या है? परस्पर अभाज्य है, क्योंकि 3 और 5 1 के अलावा और किसी नंबर से नहीं कटेंगे। लेकिन 2 और 4 परस्पर अभाज्य नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा 2 से भी करते हैं दोनों। जैसे 3 और 17 परस्पर अभाज्य हैं, क्योंकि 3 और 17 1 के अलावा दोनों किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये परस्पर अभाज्य हैं, ठीक है। और यदि 3 और 6 लेंगे तो परस्पर अभाज्य नहीं है, क्योंकि दोनों 1 के अलावा 3 से भी कटती हैं दोनों। तो जो परस्पर अभाज्य कब कहलाएंगे? जब दोनों का HCF निकालें तो 1 हो, ठीक है।
P और Q दोनों पूर्णांक हो, Q का मान 0 के बराबर न हो। तो ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकें, उसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? देखो, परिमेय संख्याओं को Q से डिनोट करने की परंपरा है। Q इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू P अपॉन Q, और P और Q बिलोंग इन इंटीजर, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1, HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये परिमेय संख्याएं हो गई। परिमेय संख्या को Q से दर्शाते हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जो P बटे Q के रूप में ना लिखी जा सकें, जैसे रूट, जैसे मान लो ये है 2.5 थे, कन्फर्म पता है कि दशमलव के आगे एक अंक है कि नहीं, इसको आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हो। 25 बटे 10 कर दोगे तो 5 दूना 10, 5 25, तो 5 बटे 2 आ गया। लेकिन यदि आपको ये लिखा हो कि रूट 2, तो रूट 2 का मान होता है, रूट 2 का मान 1.414, पता नहीं आगे कितने अंक, तो इसके आगे कितने अंक हैं इनकी गिनती नहीं की जा सकती है, कन्फर्म में पता नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 लिख के 1 4 और 1 तो लिख देंगे और फिर 4, पर दशमलव के आगे, दशमलव के स्थान पे तो 1 लिख दिए, पर दशमलव के आगे कितने अंक हैं ये कन्फर्म पता होता तो उतने 0 लगा देते। जैसे इसमें पता था दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें 1 0 लगा दिए। अब इसमें दशमलव के बाद 3 अंक तो लिखे हैं, पर आगे डैश डैश भी लिखा है, इसका मतलब इसके आगे बहुत सारे अंक हैं। तो हम ये डिसाइड करने में असमर्थ हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो जब असमर्थ हैं तो हम कितने 0 लगाएं आगे, अर्थात ये रूट 2 को P बटे Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। P बटे Q के रूप में कब लिख सकते थे? जब रूट 2 पॉइंट के बाद कितने अंक हैं ये कन्फर्म पता होता है, पर पॉइंट के बाद कितने अंक है इसकी गिनती नहीं की जा सकती, डैश डैश लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे दशमलव के स्थान पे तो 1 लिखते हैं और इसके आगे जितने अंक रहते हैं उतने 0 लगाते हैं। तो यहाँ जैसे 2.5 में दशमलव के बाद 1 अंक है, कन्फर्म पता था, तो 25 लिख के 1 लिख करके और दशमलव के आगे 1 अंक था तो 1 0 लगा दिए। 2 अंक होता तो 2 0 लगा देते, लेकिन ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं यहाँ पता ही नहीं है, तो इसको हम कितने 0 लगाएं ये लगाने में असमर्थ हैं, अर्थात P बटे Q के रूप में लिखने में असमर्थ हैं, अर्थात इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता ऐसी संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ऐसे क्या है? रूट 2 को ऐसे नहीं लिख सकते, रूट 3 को नहीं लिख सकते, रूट 4 को लिख सकते हैं, 4 को 2 लिख दिए तो 2 बटे 1 लिख सकते हैं, तो P बटे Q के रूप में हो गया। लेकिन रूट 5 को नहीं लिख सकते, रूट 6 को नहीं लिख सकते, रूट 7 को नहीं लिख सकते, रूट 9 को लिख सकते हैं, 3 आ गए, 3 बटे 1 लिख सकते हैं। तो जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या है, जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते वे क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं। क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो ये रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं को दर्शाते किससे हैं? यम से, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, ऐसी संख्याएं ये क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे रूट 2 का मान होता है 1.414 डैश डैश,
ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जहाँ मिल जाती हैं तो उसको कहते हैं क्या, उनका संग्रह, उसका जो समुच्चय होता है उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन या संग्रह या समुच्चय क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो 6 नंबर लिखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या या संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, रियल नंबर। अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या, जिसमें जिस संख्या में परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, ठीक है, उनका संग्रह तैयार किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। जिसमें अब पक्ष विपक्ष दोनों लोग शामिल हों, जैसे 15 अगस्त में शामिल थे राहुल गांधी लोग भी और वे प्रधानमंत्री लोग भी थे, बीजेपी के भी नेता थे, ठीक है। तो वह संग्रह जो होगे, वो टीम जो बनेगी उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या, जिसमें परिमेय भी हों और अपरिमेय हों। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है, लिखो, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याएं कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाती हैं, कहलाती हैं, कहलाती हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं रियल नंबर, या लिख लो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं बराबर परिमेय संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय और संघ, संघ जानते हो जो समुच्चय में पढ़े थे ग्रामीण में, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, संघ अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R लिखते हैं, परिमेय को Q लिखते हैं और संघ अपरिमेय को किससे दर्शाते हैं, M से, ये। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का संघ क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमेशा पूछी भी जाती है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपके पापा 9 तक पढ़ाते हैं, 9th 10th के हायर सेकेंडरी लेवल के, हायर सेकेंडरी स्कूल में। हाँ, तो क्या फिजिक्स क्लास तो मेरे को नहीं पता था। हाँ, सब्जेक्ट कौन पढ़ाते हैं भाई? इंग्लिश, हिंदी, ये सब। अच्छा, हिंदी इंग्लिश के टीचर हैं। सब्जेक्ट MSc का हमसे कर रहे हैं, बायो से, बायो, हाँ बायो, बॉटनी होती हैं।
11th में तो बायो लिए थे, इतना पता है। अच्छा बायो लिए थे तो इधर वही से। कॉलेज में 2 बार एमएससी इंग्लिश से किया है। अच्छा इंग्लिश से एमएससी किए हैं, और उसे हो सकता है एमएससी भी किए हों फिजिक्स से। हाँ, इंग्लिश से किए होंगे तो उसको एमए कहते हैं। जी सर, वो मेरे को नहीं पता है। हाँ, तो स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी। हिंदी पढ़ाते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने, इसको विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। इसको हम परिमेय संख्या मान कर चलेंगे, और परिमेय संख्या मान कर चलें तो गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। गलत परिणाम ये साबित करेगा कि हमारा मानना गलत है। ठीक है ये अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान कर चलेंगे परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या मान कर चलें तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकेगा। ठीक है, तो 4-6 स्टेप बाद हम ये निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि ये गलत परिणाम आ रहा है, गलत रिजल्ट आ रहा है। तो गलत रिजल्ट क्यों आ रहा है √2 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मान कर चल रहे हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मानने की वजह से गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। गलत परिणाम ये साबित करेगा कि हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था। ठीक है, तो क्या मान कर चलते हैं? माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, तब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां अर्थात √2 बराबर P/Q, जहां P व Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। CF ऑफ PQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पे CF ऑफ 3 और 5, तब 3 का गुणनखंड करोगे तो 1 गुणे 3, और 5 का गुणनखंड तो 1 गुणे 5। तो HCF ऑफ 3 और 5 इज इक्वल टू 1। जो दोनों में गुणनखंड होगा यह CF कहलाता है। इसलिए यहाँ 3 व 5 परस्पर अभाज्य हैं, परस्पर अभाज्य हैं। जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और CF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1, इसका नाम फर्स्ट रख लो। अर्थात P व Q परस्पर अभाज्य हैं। तो दो संख्याएं परस्पर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जब दोनों संख्याओं का HCF निकालें तो 1 आए, एक के अलावा दोनों संख्याएं किसी और संख्या से ना कटे, तो वे परस्पर क्या कहलाती हैं? अभाज्य। जैसे यहाँ 3, 5 एक के अलावा किसी से नहीं कटती, लेकिन 3 और 6 3 से कटेंगी, 3 और 12 3 से कटेंगी, इसलिए परस्पर अभाज्य नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो √2 बराबर P/Q। तो √2 तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दोगे तो क्या होगा? √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर Q का स्क्वायर। तो 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। इसके नीचे लिखेंगे तो P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर आ गया, और देखो 2Q स्क्वायर है, तो 2Q स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 की गुणज संख्या। 2 की गुणज संख्या कौन होती है? जैसे 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा क्या है? 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 14। ये 2 का पहाड़ा क्या कहलाएगा? 2 की गुणज संख्या। क्या कहलाएगी? 2 की गुणज संख्या। तो कैसे पता चला कि 2 की गुणज संख्या है? क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2,
6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 6, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 7। जिस संख्या को 2 गुणे कुछ पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं वह 2 की गुणज संख्या कहलाती है। तो 2 के पहाड़े वाली जो संख्या होती है वह सब 2 की गुणज संख्या होती है। तो इसमें देखो 2 इंटू क्यू स्क्वायर लिखा है, और क्यू के बारे में बता ही चुके हैं कि क्यू पूर्णांक है। तो जब 2 क्यू स्क्वायर है तो 2 गुणे कोई पूर्णांक है तो ये 2 की गुणज संख्या होगी कि नहीं होगी? क्योंकि 2 की गुणज संख्या कैसी होती है? 2 गुणे कोई पूर्णांक, तो 2 गुणे क्यू स्क्वायर है तो 2 की गुणज संख्या हुई कि नहीं हुई? तो 2 की गुणज संख्या, अब 2 की गुणज संख्या में 2 का भाग दोगे तो शेषफल शून्य आएगा कि नहीं आएगा? देखो 2 की गुणज संख्या कोई ले लो 2, उसमें 2 का भाग 2 एक कम 2, तो शेषफल शून्य आया। 8 ले लिए तब भी 2 का भाग दोगे, 2 चौको 8, शेषफल शून्य आया। 14 ले लिए तो 2 में का भाग, तो 2 सत्ते 14, तो शेषफल शून्य आया। तो यदि 2 की गुणज संख्या क्या है कि 2 की स्क्वायर 2 की गुणज संख्या है तो 2 की स्क्वायर का भाजक 2 होगा, 8 का भाजक 2 होगा, 14 का भाजक 2 होगा। तो यदि हम 2 भाजक है 8 का तो लिखते हैं ऐसे 2 इज डिवाइजर ऑफ 8, 2 इज डिवाइजर ऑफ 14, 2 इज डिवाइजर ऑफ 2, ऐसे ये भाजक है का चिन्ह है, ये बटे का चिन्ह नहीं है, भाजक का चिन्ह है। 2 भाजक है 8 का, इसका अर्थ कि 8 में 2 का भाग देंगे तो शेषफल शून्य आएगा। 2 भाजक है 14 का, 14 में 2 का भाग देंगे तो शेषफल शून्य आएगा। 2 भाजक है 2 का, 2 में 2 का भाग देंगे तो शेषफल शून्य आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 क्यू स्क्वायर क्या है? 2 क्यू स्क्वायर क्या है? 2 की गुणज संख्या, क्योंकि 2 गुणे कोई पूर्णांक है तो इसका भाजक 2 होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिखोगे? 2 स्पष्टता है, स्पष्टता 2 भाजक है 2 क्यू स्क्वायर का। ये समीकरण नंबर 1। तो 2 क्यू स्क्वायर किसके बराबर है? देखो 2 भाजक है 2 की स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का मान किसके बराबर है? पी स्क्वायर के बराबर। तो 2 भाजक होगा पी स्क्वायर का भी। अब जैसे मान लो 2 भाजक है 10 का स्क्वायर का, तो 2 भाजक होगा 10 का भी कि नहीं? तो जब 2 भाजक है पी स्क्वायर का तो 2 भाजक होगा किसका? पी का भी होगा। और इसका नाम समीकरण नंबर 2 रख लो। 2 भाजक है 221 पी नहीं है, ये भाजक का चिन्ह है, ये 2 भाजक है पी का। ठीक है, और जब 2 भाजक है पी का तो इसका मतलब क्या है? किस संख्या का भाजक 2 होता है? जो 2 से कटती है। तब पी का भाजक जब 2 है तो 2 क्या होगी? 2 की गुणज संख्या होगी, और जब 2 की गुणज संख्या होगी तो इस टाइप की होगी, 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, 2 गुणे कोई पूर्णांक टाइप की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या लिखोगे? 2 डिवाइजर ऑफ पी। देखते हैं स्थान कहाँ लिख दें इसको आगे का। इधर स्थान, हाँ। तो जब 2 भाजक है पी का तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे? P इज इक्वल टू 2R। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि P 2 की गुणज संख्या होगी तो 2 गुणे कोई पूर्णांक लिखा जा सकता है। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2R का स्क्वायर, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। और ये समीकरण नंबर देखो 3। और समीकरण देखो 1 को देखो, P स्क्वायर का मान 2Q स्क्वायर है और P स्क्वायर का मान 4R स्क्वायर आ गया। तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा? 2Q स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। तो Q स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूना 4, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। अब देखो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। 2R स्क्वायर 2 का भाजक है, 2 की गुणज संख्या है कि नहीं है? तो 2R स्क्वायर का भाजक 2 होगा तो Q स्क्वायर का भी भाजक 2 होगा। 2R स्क्वायर 2 की गुणज संख्या है, 2 की गुणज संख्या है, इसलिए 2 भाजक होगा 2R स्क्वायर का, जिसे लिखते हैं कैसे लिखते हैं? 2 इज डिवाइजर ऑफ 2 इज डिवाइजर ऑफ 2R स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं संकेत में से, 2 इज डिवाइजर ऑफ 2R स्क्वायर, 2 इज डिवाइजर ऑफ 2R स्क्वायर, 2 इज डिवाइजर ऑफ 2R स्क्वायर, 2 इज डिवाइजर ऑफ 2R स्क्वायर। अब 2R स्क्वायर किसके बराबर है? देखो समीकरण 4 से देखो 2R स्क्वायर किसके बराबर है?
क्यू स्क्वायर के, तो 2r स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख देंगे, क्यू स्क्वायर। तो 2 भाजक होगा क्यू स्क्वायर का, तो 2 भाजक होगा क्यू का। ठीक है, जैसे 2 भाजक है 4 के स्क्वायर का, तो 2 भाजक है किसका, 4 का भी। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2, और ये समीकरण नंबर हो गया 5। तो देखो यहाँ 2 भाजक है p का भी और 2 भाजक है q का भी, तो p और q दोनों 2 से कटते हैं, जबकि हम वो क्या माने हैं, यदि अब p और q के रूप में लिखा जा सकता है √2 को, तो p और q दोनों पूर्णांक हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q का CF 1 होना चाहिए। यहाँ p भी 2 से कटता है और q भी 2 से कटता है, तो p और q का CF क्या होगा, कम से कम 2 होगा, जबकि यहाँ p और q का CF क्या है, 1 है। जब p और q एक ही भर से कटते हैं ना, जैसे 3 और 5 एक ही भर से न कटते हैं, तो 3 और 5 परस्पर अभाज्य कहलाएंगे। लेकिन यहाँ से क्या साबित हो गया कि p भी 2 से कटता है और q भी 2 से कटता है, तो p और q दोनों 2 से कटते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, p और q का CF 1 नहीं है। ये CF कब होता, जब केवल एक ही भर से कटते, जैसे 3 और 5 केवल एक ही भर से न कटते हैं दोनों। लेकिन यहाँ क्या दिखा दिए कि p भी 2 से कट रहा है और q भी 2 से कट रहा है। तो जब p और q दोनों 2 से कट रहे हैं, तब p और q का CF 1 कहाँ रहा, कम से कम 2 होगा। p और q का CF क्या होगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण या कथन 1 व कथन 2, और इसको मिटा दें इधर का, कथन 2 व 4 से, कथन 2 व 4 से स्पष्ट है कि 2 p व q दोनों का भाजक है। दो p व q दोनों का भाजक है, तब p व q का HCF 1 नहीं होगा, अर्थात HCF ऑफ PQ इज नॉट इक्वल टू 1। तो यह कथन 1 का विरोध है। विरोध है कि नहीं है, तो विरोध क्यों आ रहा है, क्योंकि √2 है क्या, अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान कर क्या चले, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मानने की वजह से यहाँ गलत परिणाम आ गया। PQ है या CF, PQ का CF है 1, लेकिन यहाँ PQ का CF कम से कम 2 आ जाएगा, क्योंकि P भी 2 से कटता है, Q भी 2 से कटता है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, यह कथन 1 का विरोध है। यह कथन 1 का विरोध है। यह कथन 1 का क्या है, विरोध है। तो परिणाम में त्रुटि, परिणाम में यह त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो √2 को परिमेय संख्या मानकर चले, तो
तब उसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो √2 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है और पी और क्यू का HCF 1 होना चाहिए, अर्थात पी क्यू परस्पर अभाज्य हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, ये p² तिरिया गुणा किए, p² बराबर 2q² और 2q² का भाजक 2 है क्योंकि 2 की गुणज संख्या है, ठीक है। और 2q² p² के बराबर था, 2q² का भाजक 2 है, तो 2q² जब p² के बराबर है तो p² का भी भाजक 2 होगा। अब ये जानते हो कि 10 के स्क्वायर का भाजक 2 है तो 10 का भी भाजक 2 होता है, तो p² का भाजक 2 है तो p का भी भाजक 2 होगा। और जब p का भाजक 2 होगा तो p 2 से कटने वाली संख्या होगी, और जो 2 से कटने वाली संख्या है 2 गुणे कोई पूर्णांक के रूप की होती है, इसलिए p बराबर 2r लिख लिए, क्योंकि 2 की गुणज संख्या होगी तभी 2 से कटेगी। तो यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग किए तो p² बराबर 2r का स्क्वायर, तो p² बराबर 4r²। तो समीकरण 1 देखो, p² का मान 4r² यहाँ से आ गया और p² का मान 2q² यहाँ से मिल ही चुका था। तो समीकरण 1 व 3 से तुलना किए तो क्या हुआ, p² के स्थान पे ये वैल्यू रख दिए यहाँ पे, तो 2q² बराबर 4r², तो 2 को उधर ले गए तो 4r² बटे 2, तो 2 दूना 4, तो 2r², तो 2r² 2 की गुणज संख्या है, तो ये 2 से कटेगी, 2r 2 की गुणज संख्या है, इसलिए 2 भाजक होगा 2r² का, जिसे हम लिखते हैं 2 इज डिवाइजर ऑफ 2r²। तो इसको लिखते कैसे हैं, 2 इज डिवाइजर ऑफ 2r², ऐसे लिखते हैं 2 इज डिवाइजर ऑफ 2r²। तो इसको लिखने की ये परंपरा है, संकेत में ये डिवाइजर का चिन्ह है, 2 भाजक है 2r² का, तो 2 भाजक है। अब 2r² किसके बराबर है, q² के बराबर, तो 2 भाजक जब 2r² का है तो 2 भाजक q² का भी होगा समीकरण 4 से, ठीक है। और जब 2 भाजक है q² तो 2 भाजक q का भी होगा, इसका मतलब p भी 2 से कटता है, q भी 2 से कटता है, तो वही लिखा गया। समीकरण कथन सेकंड और कथन फोर्थ से स्पष्ट है कि 2 p और q दोनों का भाजक है, तो p और q का HCF 1 नहीं होगा, अर्थात HCF ऑफ p q इज इक्वल टू 1, क्योंकि p और q जब 2 से भी कटते हैं तो p और q का HCF कम से कम क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। जब केवल दो संख्याएं जब केवल 1 से ही कटती हैं तब वे परस्पर भाज्य कहलाती हैं, तभी दोनों का HCF 1 हो पाता है। लेकिन यदि p और q दोनों 2 से भी कटती हैं तो p और q का HCF क्या होगा, 2 होगा, अर्थात 1 नहीं होगा। तो यह कथन 1 का विरोध है। तो परिणाम में यह त्रुटि हमारी परिकल्पना कारण उत्पन्न हुई। हमारी परिकल्पना क्या थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 को परिमेय संख्या माने तो गलत परिणाम आ गया, PQ का HCF 1 के बराबर नहीं है, जबकि PQ का HCF 1 बराबर लेकर चले थे, ठीक है। तो यहाँ परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसी प्रकार कल 3 क्वेश्चन लगा के आना। √2 एक अपरिमेय संख्या बता दिए ना, तो √3 का इसी प्रकार देख के लिखना, √3 का, √5 का, √7 का, ठीक है। √2 का देख, √3 का, √5 का, इसी तरह से हाँ इसी प्रकार।